25 का रिजल्ट आ चुका है। लवासना तक लगातार टॉपर्स का टॉप कर रहा है। हमारे साथ अभी सर हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। सर आपका नाम और आपका रैंक जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम शुभम कुमार महतो है और मेरा रैंक है AIR 142 और करेंटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पर IAS मिल जाएगा। और मैंने BTech IIT BHU से किया है, वहाँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट था और उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और पिछले 2 साल से मैं सेलेक्ट भी हो रहा था। जैसे लास्ट ईयर मुझे IRMS मिला था और लास्ट ईयर मैं IRS में था और फिर मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था और तीसरा सिलेक्शन। तो अब जैसे आपका रिजल्ट आया, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो कैसे फैमिली का कैसा रिएक्शन? और काफ़ी दोस्त मैं देख रहा हूँ लगभग 50 दोस्त आपके साथ में हैं, कैसे कह रहा हूँ? फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है पूरे प्रिपरेशन में। उन्होंने मेरे जो मैं डिसाइड किया कि मुझे IAS में जाना है, उस पर सपोर्ट किया है। दूसरे सर्विस मिलने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा कभी नहीं फोर्स किया कि आप इसी सर्विस को ज्वाइन कर लो। तो उनका सपोर्ट रहा और फ्रेंड्स का भी प्यार और सपोर्ट रहा। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों सीरीज में वो हमारे स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करते थे और जो भी करेक्शन करना होता था वो आज साथ में मिलकर डिस्कस करके चेंजेस करते थे। तो उनका सपोर्ट रहा है। अच्छा, अभी आप सारथी IAS में हैं। डॉक्टर शिवन सर या सारथी IAS कितना योगदान है आपकी तैयारी में? सारथी IAS में मैंने MMP दिया था, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो उस पर काफ़ी अच्छा जो मेंस के लिए गाइड करते हैं वो, और जो लाइव आंसर राइटिंग होता है, राइट स्मार्ट होता है और टेस्ट सीरीज होते हैं। तो वरुण सर का कंट्रीब्यूशन रहा है लॉस में, सेविन सर का कंट्रीब्यूशन रहा है राइट स्मार्ट में, और सजल सर भी मेंटरशिप वगैरह टेस्ट सीरीज में हेल्प किए थे। और मुदित जैन सर ने भी हेल्प किया था एथिक्स के रिगार्डिंग, उन्होंने क्लासेस भी किए थे। तो बहुत हद तक एक कंबाइंड कंट्रीब्यूशन रहता है बहुत सारे टीचर्स का, तब जाके एक रैंक आ पाता है। अच्छा, आप लगातार एग्जाम निकाल रहे हैं, तो क्या रणनीति रहती है आपकी थोड़ा एग्जाम निकालने की? इस पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो अगर अच्छे से कर लें, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स ऐड करते रहना है। और फिर आप जब भी आपको मार्कशीट मिले तो आप देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम रह गए, तो उसके लिए आप टारगेटेड वे में करेक्शन करें और फिर आगे बढ़ें। तो अभी आप लीव में हैं? लीव पे? हाँ, अभी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में हूँ, तो मिलता है सर्विस ज्वाइन करने के बाद, तो मैं उसी में। अच्छा, अभी आपकी अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जैसे मेरे पापा का नाम हीरालाल महतो है, वो BCCL में क्लर्क है, और मेरी मम्मी का नाम है मंजू देवी, वो हाउसवाइफ है। लेकिन उनका पूरा सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया है, सपोर्ट पूरा। और कभी हरदम, जैसे कि मैंने कॉलेज के बाद डिसाइड किया कि मैं प्लेसमेंट्स नहीं लूँगा, तो उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं या कभी नहीं बोला कि देख प्लेसमेंट ले लो, IIT से निकलने के बाद एक अच्छी नौकरी मिलती है आपको, और सब IIT इसलिए जाते ही हैं कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल पाए। लेकिन उस फैसले में भी उन्होंने मुझे मेरा सपोर्ट किया। और पिछले जब मैंने बोला कि नहीं IRS के बाद मैं दोबारा अटेम्प्ट दूंगा, उस डिसीजन में भी उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। तो फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा। दोस्तों का, आपके दोस्त काफ़ी साथ में हैं, दोस्तों का कैसा सपोर्ट रहा है? दोस्तों ने भी हर फेज में अपना सपोर्ट दिया है। जैसे कि कभी मन नहीं लगता है पढ़ाई में तो उनसे बात हो जाती है, कभी हमें कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसे या GS में कैसे मार्क्स इम्प्रूव करें, तो हमारे दोस्त में से किसी के मार्क्स आए होते हैं, तो लेकिन मेरे नहीं आए किसी एक GS में, तो फिर उनसे बात करके हमें पता चलता है कि अच्छा इस चीज़ को करने से मार्क्स आते हैं। तो फिर हम मतलब एक दोस्तों से क्या होता है कि आप कंपटीशन ना करें, आप एक कोलैबोरेटिव माइंडसेट से काम करें और एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे को अपनी खामियां बताएं, जिससे वो भी इम्प्रूव कर पाए और आप भी इम्प्रूव कर पाए। आप जॉब के साथ थे, तो अभी कितने घंटे पढ़ाई कर हो रही है? जैसे अभी तो मैं छुट्टी में था, तो मुझे पढ़ाई करने के टाइम मिल जाता था। और मैं हर एक एस्पिरेंट को बोलूँगा कि आपको 12 घंटे तो पढ़ना है, तभी आप इस कंपटीशन को बीट कर पाओ। तो NCERT का इसमें रूल है प्रीलिम्स या मेंस या किसी भी स्टेज लेवल पे या नहीं? जैसे देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनके लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप सीधे स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी क्लास की पढ़नी चाहिए आपको? 11th और 12th। 11th 12th के नीचे नहीं जाना चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको 11th 12th से समझ में आ जाएगी। अच्छा, आप किस स्टेट से हैं? हाँ, मैं झारखंड से हूँ, धनबाद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, झारखंड में काफ़ी लोग का देखा रिजल्ट आया। हाँ, तो इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए जो लोग अभी आगे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, विशेष तौर से प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है, लगभग 2.5 महीने हैं, क्या रणनीति होती है, क्या करना चाहिए आपके साथ? ठीक है, प्रीलिम्स में मैं बोलूँगा कि इसके 3 पिलर हैं। बेसिकली आपको स्टैटिक बहुत अच्छे से करना है, और वो अभी के आने वाले 1 महीने में आप उसे पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें। और साथ में आप 2 घंटे करंट अफेयर्स और 2 घंटे CSAT। तो स्टैटिक, करंट अफेयर्स, CSAT, ये 3 पिलर आपको एक साथ लेके चलने पड़ेंगे। और जैसे ही 1 महीने में आपको चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कर भी रहे होंगे कुछ चीज़ें, आप 1 महीने में उसे रिवाइज कर लें और लास्ट के 1 महीने में आप फुल टेस्ट लगाएं। अभी आप साथ में सेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट के 1 महीने में बिल्कुल सब्जेक्ट्स को रिवाइज करके फुल टेस्ट पे ध्यान दें। अच्छा, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन करना चाहिए आइडियल आपके हिसाब से, और PYQ कितना रोल है?
ठीक है, PYQ का तो रोल है। PYQ आपको हर रोज़ 1 घंटे लास्ट के 2 महीने में देखना चाहिए और उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी होती है कि आपको सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। और अटेम्प्ट्स के जैसे कि मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैं 99-98 तक भी जाता हूँ अटेम्प्ट करते हुए। तो आपको देखना है कि आपका एक्यूरेसी कैसा है, उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट करना अच्छा, PYQ कितने साल का करना चाहिए आपको? PYQ देखिए आपको 2013 से पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके बाद का तो करना ही चाहिए आपको। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप पुराने भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल UPSC पुराने पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछ ले रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि पेयर वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन ये पहले आते थे 2002-2003 में, लेकिन वो फिर से आ गए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आपको 2013 से पहले भी जाना चाहिए। अच्छा, मेंस के लिए आपकी कैसे रणनीति रहती है? क्योंकि मेंस के लिए आपने सारथी जैसे आपने से सपोर्ट लिया है, तो मेंस के लिए क्या रणनीति रही, थोड़ा सा बताइए। मेंस के लिए सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए जिसके आप शॉर्ट नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करें और आंसर राइटिंग में फोकस करें, क्योंकि आपको पता अगर ज़्यादा भी होगा लेकिन अगर लिख नहीं पाएंगे आप तो कोई काम नहीं आएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाएं और जाके टेस्ट में अच्छे से अप्लाई करें। यही मेंस की। अच्छा, मेंस में PYQ कितने साल करना चाहिए आपके हिसाब से? मेंस में भी PYQ 2013 से करनी चाहिए, क्योंकि उसके पहले क्वेश्चंस अलग आते थे मेंस में, लेकिन 2013 के बाद से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। तो 2013 के बाद के मेंस के सारे टॉपिक्स जो आ चुके हैं उनके पास आपके पास नोट्स होना चाहिए, उन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर टाइप से आपको बना के रखना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 12 to 13 क्वेश्चन उसी थीम से रिपीट होते हैं। तो अगर आप उसे प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अच्छा, इंटरव्यू में आपने मॉक वगैरह दिया था जैसे कि आपका लगा था आप तो रैंक में हैं ऑलरेडी? इंटरव्यू मैंने मॉक्स दिए थे, क्योंकि मेरा सिंपल फंडा ये रहता है कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके लिए मैंने इंटरव्यू में भी काफ़ी सारे मॉक्स दिए हैं। और इससे ही आपको एक मैच्योरिटी आती है, आप स्पीकिंग सीखते हैं। वो जो 5 लोग अच्छे जो वेल वर्स्ड हैं उनसे आप बात करना सीखते हैं। अच्छा, ये होता है मैं आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए? बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, कब से करनी चाहिए आपके हिसाब से? जैसे जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो अप्रॉक्स 6 महीने में आप ट्राई करें कि आपके बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हो जाए, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री। उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पहले स्टार्ट करने से आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग का सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि लगभग 3000 के राउंड फिगर में इंटरव्यू दिया था, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, ये सेम सिचुएशन मेरे साथ मेरे पहले अटेम्प्ट में भी हुआ था, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उनके लिए मैं सिंपल कहूँगा कि जब भी अभी मार्कशीट आए तो आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम रह गए। अभी टॉपर्स के मार्क्स आ जाएंगे तो उससे आप मैच करके देखें कि किस में आपके मार्क्स कम हैं। उसके आप प्री के पहले अभी 15-20 दिन आप उस पर टारगेटेड काम कर लीजिए, और फिर 15-20 दिन के बाद आप भी प्री मोड में चले जाइए, क्योंकि प्री निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप मेंस लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे जो लोग तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी के दौरान काफ़ी लंबा समय हो जाता है तो डीमोटिवेशन आता है, तो कभी आपको आया था? अगर नहीं आता तो कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, देखिए, डीमोटिवेशन तो सभी को आता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन से। क्योंकि मोटिवेशन एक दिन है, एक दिन नहीं रहेगा, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो आपको रोज़ सुबह उठने में मदद करेगा, आपको टेबल में बैठने के लिए बोलेगा। तो मेरा ये मानना है कि डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिसिप्लिन से अपना टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें, मोटिवेशन आते जाते चीज़ है। अंत में जो लोग सिविल सर्विस अच्छी तैयारी करते हैं उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से फाइनल मैसेज है? मैं जो भी एस्पिरेंट तैयारी करता हूँ उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जब भी तैयारी स्टार्ट करें आप एक बैठ के सोचें कि आपको क्यों करना है, क्योंकि आपको अगर वो चीज़ क्लियर होगा, आपका अगर क्यों क्लियर होगा तो आप कैसे ढूंढ लेंगे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने क्यों पे फोकस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी सारथी IAS में लगातार टॉपर्स पे टॉपर्स आ रहे हैं।